नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिनों की विदेश यात्रा के बाद भारत लौट चुके हैं और जब मोदी भारत लौटेंगे 3 दिन के बाद, ऑस्ट्रेलिया और जापान की यात्रा के बाद, वहां जलवा दिखाने के बाद, तो जाहिर है यहां भी मुकम्मल इंतजाम होगा। दर्जनों कैमरे होंगे, सारे चैनल के चेहरे होंगे, बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज होंगे, उन दिग्गजों के साथ कुछ लोगों की भीड़ होगी। उस भीड़ में मुनादी होगी, तारीफें होगी, प्रधानमंत्री की शान में कसीदे होंगे। वो सब भी हुआ। सुबह होने से पहले सारे चैनल, सारे नेता और प्रधानमंत्री के समर्थक, और उन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे वक्त पर जो कुछ कहा है वो सुना जाना चाहिए। ऐसे वक्त से मेरा तात्पर्य यह है कि आप जानते हैं कि 28 मई को नई संसद का उद्घाटन होना है। नई संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के हाथों होना है, लेकिन वहां न तो राष्ट्रपति होगी, न विपक्ष का कोई नेता होगा, न विपक्षी शासित राज्यों का कोई मुख्यमंत्री होगा। होगा कौन? प्रधानमंत्री मोदी, उनकी कैबिनेट के सदस्य, बीजेपी के नेता, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, मतलब एक पक्ष होगा, सत्ता पक्ष। लेकिन वही प्रधानमंत्री आज सुबह विदेश यात्रा के बाद जब दिल्ली लौटते, सुबह इसलिए कह रहा हूं कि 3 बजे सुबह हो गई थी भारतीय समय के अनुसार, 3 बजे तड़के मान लीजिए, तब प्रधानमंत्री मोदी जो भाषण देते हैं उसके हिस्से को सुनिए और प्रधानमंत्री के कहे और किए को आप परखिए और नापिए। समझिए कि कहते क्या है, करते क्या है, कथनी और करनी में क्या फर्क है। प्रधानमंत्री मोदी बातों के बाजीगर हैं। बातें तो उनसे जितनी बड़ी बड़ी करा ले, तो आज भी उन्होंने कुछ बड़ी बड़ी बातें की है। जो उन्होंने बातें की है उसे तथ्यों के हिसाब से परखना जरूरी है। तो सुनिए पहले प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा जब उनका भारत में स्वागत किया गया 3 दिनों की विदेश यात्रा से लौटने के बाद। सुनिए। सबसे बड़ी बात, लोकतंत्र की आत्मा क्या होती है, लोकतंत्र का सामर्थ्य क्या होता है। साथियों, आपको जानकर के खुशी होगी, और मैंने अब तक जितना भी कुछ देखा पढ़ा, मुझे इस बात की तरफ ध्यान नहीं गया जरा, और इसे मैं बताना चाहता हूं। भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी। लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर से, रूलिंग पार्टी के मेंबर से, ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति, चाहे पक्ष सत्ता का हो, चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी की वतन वापसी के बाद जो उनका स्वागत हुआ, और स्वागत के वक्त बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत जो लोग वहां मौजूद थे, उनमें जेपी नड्डा और जयशंकर का भाषण भी हुआ, और वो भाषण भी अहम है। उसके कुछ हिस्से बताऊंगा, लेकिन पहले जो प्रधानमंत्री ने कहा, और जैसा कि मैंने कहा कि प्रधानमंत्री के कहे को और उनके किए को परखिए। प्रधानमंत्री ने कहा, सुनने में कितना अच्छा लगता है, चूंकि ऑस्ट्रेलिया से आए, वहां एक भव्य कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी, लेकिन उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के सदस्य भी थे, रूलिंग पार्टी के सदस्य भी थे। ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोगों में भारतीयों के प्रति, चाहे पक्ष हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, सबने मिलजुल कर भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में उतने ही उमंग से हिस्सा लिया, शामिल हुए। मतलब वो कह रहे हैं कि वहां मौजूदगी सत्ता पक्ष की, विपक्ष की, पूर्व प्रधानमंत्री की, मौजूदा प्रधानमंत्री की थी। ये कहते हुए इशारों में प्रधानमंत्री विपक्ष पर निशाना साध रहे थे, क्योंकि विपक्ष ने 19 दलों ने, कांग्रेस समेत आरजेडी, लेफ्ट, 19 दलों ने
प्रधानमंत्री मोदी के उस शिलान्यास कार्यक्रम का बाइकॉट का ऐलान किया है, बहिष्कार का ऐलान किया है, जो 28 मई को होना है, जो नई संसद का शिलान्यास है, जिसके बारे में विपक्षी सांसदों का कहना है चूंकि राष्ट्रपति भारत के कायदे, कानून, संविधान और गणतांत्रिक मूल्यों की कस्टोडियन होती हैं, सर्वोच्च पद पर है, प्रथम नागरिक है, इसलिए नई संसद का शिलान्यास प्रधानमंत्री को करना चाहिए। कुछ और आरोप लगाकर विपक्षी दलों ने बाइकॉट किया है। तो इशारा तो प्रधानमंत्री मोदी का या निशाना तो विपक्ष था कि एक तरफ देखिए ऑस्ट्रेलिया में सारे लोग एक मंच पर हैं, सब आ जाते हैं, सब एक कार्यक्रम में होते हैं, और यहां देखिए विपक्ष कह नहीं रहे, लेकिन संकेत वही है, संदेश वही है। यहां देखिए विपक्ष ने नई संसद के उद्घाटन के मौके पर बहिष्कार का ऐलान किया। अब प्रधानमंत्री मोदी जब ये कहते हैं, और जो मैं अब कहने जा रहा हूं, जरा सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी की शैली और प्रधानमंत्री मोदी का कहना। ऑस्ट्रेलिया की स्थिति अलग होगी, यहां की क्या स्थिति है? प्रधानमंत्री मोदी जिस ढंग से विपक्ष को ट्रीट करते हैं, जिस ढंग से विपक्ष के पास का सत्ता पक्ष का विपक्ष के प्रति वर्ताव है, जिस ढंग से मोदी की सत्ता ने 9 साल तक विपक्ष को ट्रीट किया है, जिस ढंग से विपक्ष को विक्टिमाइज किया है, जिस ढंग से विपक्ष के खिलाफ मोदी की सरकार ने हर तरह के हथियार और हथकंडे का इस्तेमाल किया है, हर तरह की एजेंसियों को विपक्षी दलों के नेताओं के पीछे छोड़ दिया गया है, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, विपक्षी नेताओं को चुन चुनकर निशाना बनाया गया है। राहुल गांधी को जिस ढंग से संसद से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए पूरा रोड मैप तैयार किया गया, पूरी पटकथा लिखी गई, उस पर बहुत बातें हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में ताजपोशी करके देश की कुर्सी पर बैठे थे, देश की सर्वोच्च सत्ता पर, तब से उनके भाषण सुनिए, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे। कोई प्रधानमंत्री अगर देश में लोकतंत्र की बात करने वाला प्रधानमंत्री, इतनी अच्छी अच्छी बात भाषण के वक्त बोलने वाला प्रधानमंत्री, अगर सबसे बड़ी पार्टी को कहे कि हम उस पार्टी को आमूल चूल खत्म करना चाहते हैं, देश से विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, तो समझिए उनकी मंशा क्या थी। लेकिन बीते 8-9 सालों में जो हुआ आपने देखा है। प्रधानमंत्री मोदी अगर ईडी और सीबीआई विपक्षी नेताओं का पीछा करे, उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाए, विपक्षी राज्यों में ही उनके ठिकाने और छापे हों, और तब अगर विपक्षी नेता एक सुर में विरोध करें, तो प्रधानमंत्री मोदी ठहाके लगाते हुए, तंज करते हुए पार्लियामेंट में कहते हैं, वो भाषण याद होगा कि ईडी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि सारे विपक्षी एक मंच पर आ गए। ईडी किसके अंदर है, किसके अधीन है, ईडी किसके कहने पर काम करता है, सबको पता है। प्रधानमंत्री मोदी अगर वाकई चाहते हैं कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच संवाद का रिश्ता हो, लोकतंत्र की बुनियाद बगैर विपक्ष के मजबूत नहीं हो सकती, लेकिन उनकी मंशा कैसी है, किस तरह से बर्ताव विपक्ष के साथ करते हैं। और यही देश यही भारत है जहां आजाद भारत में 47 के बाद से अब तक हमने कई ऐसे मौके देखे हैं जब 5-5 पूर्व प्रधानमंत्री एक मंच पर दिखे। कई ऐसे मौके हैं जब मौजूदा प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री, अभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नेहरू के काल की बात कर रहा हूं मैं, वाजपेयी के काल की बात कर रहा हूं मैं, चंद्रशेखर के कार्यकाल की बात कर रहा हूं मैं, राजीव गांधी के कार्यकाल की बात करता हूं मैं, नरसिंह राव के कार्यकाल की बात करता हूं। तब जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनसे सरकार के कैसे रिश्ते थे, या सरकार का मुखिया कैसे पूर्व प्रधानमंत्रियों की इज्जत करता था, संवाद के रिश्ते थे, इज्जत का रिश्ता था, रेस्पेक्ट का रिश्ता था, एक दूसरे के लिए न्यूनतम मर्यादा जो होती है वो कायम हमेशा रही, टूटी नहीं। वो सारी मर्यादाएं अगर टूटी हैं तो मोदी जी के राज में। क्योंकि मैं बार बार वीडियो में कहता हूं, एको अहम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति, ये मंशा है मोदी जी की। मोदी जी बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में पक्ष विपक्ष, सत्ता पक्ष, रूलिंग, पूर्व प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री सब थे, तो उनके हिसाब से यहां सबको होना चाहिए। कैसे? अगर सबको आप जेल भेजना चाहते हैं, सबको सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं, विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं, पूरी राजनीति आपने उसी तरह से की है, क्या क्या मिसालें गिनाएं। लेकिन जिस नेहरू को प्रधानमंत्री मोदी सबसे अधिक टारगेट करते रहे, उन्हीं नेहरू की जरा बात कर ले। जिस नेहरू को प्रधानमंत्री मोदी पानी पी पी कर कोसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, संसद में भाषण के वक्त भी मजाक उड़ाते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी की पूरी पार्टी जिस नेहरू को विलेन बनाने के लिए 9 साल से दिन रात जुटी है, उस नेहरू ने उस वक्त के विपक्ष के नेताओं के प्रति कैसा नजरिया रखा था, कैसा रवैया रखा था, पता होगा मोदी को, और मोदी जी और उनकी पार्टी को। नहीं पता होगा तो जानने की कोशिश करें, और आई एम श्योर पता होगा, उन्हें सब पता होता है। वो दौर था जब वाजपेयी युवा सांसद थे, नए नए चुनकर संसद पहुंचे थे, और तब नेहरू जैसा दिग्गज देश का प्रधानमंत्री, जिसके सामने
देश में कोई उस कद का नेता उस वक्त नहीं था। प्रधानमंत्री नेहरू कैसे वाजपेयी की हौसला अफजाई करते थे, और एक दिन उन्होंने कह दिया था मुलाकात के दौरान, एक दिन तुम देश के प्रधानमंत्री बनोगे। और प्रधानमंत्री नेहरू के कार्यकाल की कुछ कहानी बताऊं, और ऐसी बहुत सारी कहानियां मुझे आज याद आ रही है जब मैंने मोदी जी के श्रीमुख से ये सुना कि पक्ष और विपक्ष ऑस्ट्रेलिया में कैसे था और यहां कैसे है। ये सारे रिश्ते खराब इस 9 साल में हुए। पक्ष विपक्ष तो छोड़िए, परिवार में आदमी एक दूसरे का दुश्मन बन गया, रिश्तेदार में दुश्मनी हो गई, आपसी रिश्ते खराब हो गए। देश में ऐसा माहौल मोदी जी के राज में बना है। और जो मोदी की आलोचना करता है, उनकी नीतियों की आलोचना करता है, वो देश का दुश्मन है, वो उनके समर्थकों का दुश्मन है। ये मोदी जी का किया धरा है। इसलिए मोदी जी को इतनी अच्छी अच्छी बातें कहने का हक है क्या? नेहरू के काल के कुछ किस्से आपको सुनाऊं, और वो प्रधानमंत्री जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। एक मैं देख रहा था कुछ वेबसाइट पर जानबूझकर, ताकि आपको कुछ एक जगह क्लब करके सुना। हालांकि इसी बीच मुझे याद आया 2001 या 2 रहा होगा शायद, और अगर मुझे याद है तो शायद इंद्र कुमार गुजराल की किताब का विमोचन था या वाजपेयी जी की कविताओं का विमोचन था, ठीक से याद नहीं। मैं उन दिनों आज तक में था, और एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें वाजपेयी, नरसिंह राव, देवेगौड़ा, चंद्रशेखर और गुजराल, 5 पूर्व प्रधानमंत्री एक समारोह में एक मंच पर थे, और मैं आज तक में था इसलिए मुझे याद है। और उसके बाद एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। नरसिंह राव को वाजपेयी अपना गुरु कहा करते थे। मजाक में नरसिंह राव वाजपेयी को गुरु कहा करते थे। एक दूसरे की तारीफें किया करते थे, एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्तों के साथ मंच शेयर कर किया करते थे। तो इस देश ने तो वो दौर देखा है। और राजनीति में, चुनाव लड़ने में, आपसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में कोई किसी के प्रति नरम रवैया नहीं रखता था, क्योंकि यही राजनीति थी। अगर हम और पास्ट में जाएं तो नेहरू के वक्त की बात करें तो वाजपेयी और नेहरू के रिश्ते की, और वाजपेयी और राजीव गांधी के रिश्ते की, इन्हीं मोदी जी की पार्टी के संस्थापकों में से एक थे वाजपेयी। जब 80 में पार्टी बनी थी तब मोदी की कोई हैसियत नहीं थी, बल्कि वाजपेयी तो जनसंघ के शुरुआती दिनों के जो 2 बड़े नेता हुए, 3 हुए, जसवंत सिंह, आडवाणी और वाजपेयी, जो बाद के काफी सालों तक साथ काम किया और एनडीए सरकार में रहे, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और गृह मंत्री, वो सब उस दौर के नेता थे। कैसे रिश्ते थे और उन रिश्तों की बुनियाद कैसे पड़ती थी? मोदी की किसने ऐसी ट्रेनिंग की जिन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि विपक्ष के साथ कैसा रवैया रहना चाहिए? सिर्फ शिकायत करेंगे, आप तय करेंगे कि आप ही सब कुछ है, आप तय करेंगे कि राष्ट्रपति को किनारे रखें और हम शिलान्यास करें, हम ही उद्घाटन करें, और जब ये करेंगे और सबको हाशिए पर रखने की कोशिश करेंगे तो उसका हक है विरोध करे, आवाज बुलंद करे, बॉयकॉट करे। फिर आपका हक ये नहीं है कि विपक्ष हमारे साथ नहीं है। अगर विपक्ष को आप सलाखों के पीछे भेजना चाहते हैं, रौंदना चाहते हैं, सिर्फ सियासी दुश्मनी नहीं है, ये न जाने किस तरह की दुश्मनी और किस तरह की रवायत और किस तरह की सोच। नेहरू के वक्त की मैं देख रहा हूं। एक बार नेहरू ने वाजपेयी की तारीफ में कहा था कि ए मैन फॉर ऑल सीजन में जिक्र किया है, किताब है, जिसमें एक बार वाजपेयी ने भारत यात्रा पर आए एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वाजपेयी को मिलवाते हुए कहा था, वाजपेयी विपक्ष का एक सांसद, जनसंघ का, कहा था, इनसे मिलिए, ये विपक्ष के सबसे उभरते हुए युवा नेता हैं, हमेशा मेरी आलोचना करते हैं, लेकिन इनमें मैं भविष्य की कुछ संभावनाएं देखता हूं, बहुत संभावनाएं देखता हूं। सोचिए जरा, नेहरू तो ऐसे थे, और मोदी जी कैसे हैं? जो आलोचना करता है उसके लिए मोदी जी की क्या राय रहती है, चाहे वो कोई पत्रकार हो, चाहे कोई संपादक हो, चाहे चित्रकार हो, चाहे कथाकार हो, चाहे कवि हो, कहने की जरूरत नहीं है। कोई पत्रकार अगर तीखे सवाल करता है, करण थापर जैसा, जिसे प्रधानमंत्री मोदी सालों से जानते हैं, और उसके बाद उस पत्रकार से, करण थापर से इंटरव्यू के दौरान उनकी नाराजगी के वीडियो है, जिसमें वो पानी पीने लगते हैं और कहते हैं दोस्ती बनी रहे, और कैमरा बंद करा देते हैं, और उसके बाद ऐसी दुश्मनी निभाते हैं कि उनके रिश्ते खराब। विजय त्रिवेदी एक वरिष्ठ पत्रकार, जिनसे मोदी जी का 20 साल का परिचय था, अहमदाबाद से कहीं चुनावी रैली में जा रहे थे, 2007 की बात है शायद, या 9 होगा, और विजय त्रिवेदी ने कुछ सवाल दंगों में भूमिका को लेकर पूछ दिया, तो हेलीपैड पर जहां उतरे वहीं उतार दिया कि अब यहां से अपने इंतजाम से जाओ। इस पर मैं विस्तार से वीडियो बना चुका हूं। तो प्रधानमंत्री मोदी तो थोड़ी भी आलोचना बर्दाश्त नहीं करते, फिर वो कैसे कहते हैं कि विपक्ष हमारे साथ नहीं है और सब हमारे समारोह में नहीं है? ढोल बजाने के लिए आए अगर आप उन्हें हाशिए पर रखना चाहते हैं, या उनके प्रति जो नजरिया है। इसी में
मैं देख रहा था उसी में, ये तो बहुत चर्चित किस्सा है कि नेहरू ने वाजपेयी का भावी प्रधानमंत्री के रूप में भी परिचय कराया था और वाजपेयी के मन में भी नेहरू के लिए काफ़ी इज्जत थी। उसको लेकर भी बहुत सारी कहानियां आई हैं। जैसे 77 में जब वाजपेयी जनता पार्टी की सरकार बनी और वाजपेयी जब विदेश मंत्री थे और अपना कार्यभार संभालने जब साउथ ब्लॉक के ऑफिस में गए तो उन्होंने देखा कि नेहरू का एक फोटो पोर्ट्रेट कहीं लगा था, वो गायब था। और तब वाजपेयी ने तुरंत सेक्रेटरी से पूछा कि नेहरू का चित्र या नेहरू की तस्वीर यहाँ लगी थी, नेहरू की तस्वीर वो कहाँ है? और उसके बाद समझ गया सिस्टम, तो मैसेज चला जाता है और उसके बाद फिर वहाँ जो अधिकारी थे उन्होंने नेहरू की तस्वीर लगाई। उसमें खबर ये आई, जो बहुत सारे लोगों ने लिखा कि अधिकारियों ने इसलिए हटा दिया था क्योंकि जनता पार्टी इंदिरा गांधी को शिकस्त देकर जनता पार्टी सत्ता में आई थी। अधिकारियों ने खुश करने के लिए किया था कि वाजपेयी खुश होंगे नेहरू को नहीं देखकर, लेकिन वाजपेयी ने कहा और उसके बाद नेहरू की तस्वीर लगी और ये बात बाद में वाजपेयी ने खुद कही। तो ऐसे थे वाजपेयी। और ये तो हर जगह से अतीत को मिटाना चाहते हैं, नेहरू को मिटाना चाहते हैं, जिस नेहरू ने देश को कहां से कहां तक पहुंचाया, कितनी संस्थाएं देश को दी, कितनी संस्थाएं। आज जिन संस्थाओं का ढिंढोरा पीटते हैं मोदी, या जिन संस्थाओं का एक्सटेंशन कर रहे हैं, चाहे आईआईएम हो चाहे एम्स हो, कितने खाद कारखाने, वो सब नेहरू के कार्यकाल के बने। कहने की जरूरत है क्या? जो डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो जमीनें बेची जा रही हैं, जो बहुत सारी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां बेची जा रही है विनिवेश के तहत या जिस भी पीपीपी मॉडल के तहत, वो सब कितनी नेहरू के काल की है, कहने की जरूरत है क्या? बहरहाल तो इसी में है। एक और मैं देख रहा था, रेहान फजल की स्टोरी, जो किस्सा गो है, अच्छे किस्सा गो हैं, बीबीसी में उनकी कहानियां आप सुनते होंगे। उन्होंने भी बहुत कुछ कहा। और वाजपेयी और नेहरू के रिश्ते विपक्ष के, सरकार और सरकार विरोधी पार्टी के कैसे होंगे, सबको पता है। एक किस्सा उसमें है कि 1962 के चुनाव में वाजपेयी के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से सुभद्रा जोशी को नेहरू ने उतारा, चूंकि नेहरू चाहते थे हारें। उसके पहले एक चुनाव में वाजपेयी 3 जगह से चुनाव लड़ रहे थे, शायद बलरामपुर, मथुरा और लखनऊ, मेरे ख्याल से, अगर मुझे याद है। 62 में नेहरू वाजपेयी के खिलाफ नेहरू ने उतारा सुभद्रा जोशी को। और वाजपेयी को हराने के लिए नेहरू ने, जो उस समय के मशहूर एक्टर थे बलराज साहनी, उसकी मदद ली और बलराज साहनी को सुभद्रा जोशी के पक्ष में प्रचार करवाया कि वाजपेयी को हरा, और वाजपेयी हार गए 62 में। 62 में 3 जगह से लड़े थे, कुछ कंफ्यूज कर, मेरे ख्याल से 57 था शायद, माफ करें, अभी अचानक कई बार होता है। तो ये रिश्ता था। वैसे ही वाजपेयी ने एक जिक्र किया था, मेरे ख्याल से राजीव गांधी की हत्या के बाद, 91 के बाद, और बहुत इमोशनल होकर वाजपेयी ने वो किस्सा सुनाया था, जो आज भी जिक्र करते हैं लोग, वाजपेयी का वो एक्सेप्ट करना और राजीव गांधी की वो उदारता कहें या राजीव गांधी की दरियादिली, जिसका जिक्र राजीव गांधी ने कभी नहीं किया। वो ये था कि वाजपेयी को किडनी की बीमारी थी। राजीव गांधी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री बने थे और वाजपेयी विदेश जाकर, न्यूयॉर्क में उनका बेहतर इलाज हो सकता था, आर्थिक स्थिति कहें या जो भी, वो नहीं जा रहे थे। राजीव गांधी को पता चला तो राजीव गांधी ने अपने दफ्तर में एक दिन वाजपेयी जी को बुलाया और कहा कि संयुक्त राष्ट्र के लिए एक भारतीय अधिवेशन न्यूयॉर्क जा रहा है, आप उस अधिवेशन का हिस्सा बनिए। माफ करें, संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल जा रहा है न्यूयॉर्क, आप उस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनकर न्यूयॉर्क जाइए और अपना इलाज कराइए। और सरकारी खर्चे पर वाजपेयी का इलाज न्यूयॉर्क में हुआ और ये इंतजाम राजीव गांधी ने किया। और राजीव गांधी, कभी इसका जिक्र राजीव गांधी ने नहीं किया। राजीव गांधी की हत्या के बाद वाजपेयी ने एक किस्सा सुनाया था और यह भी कहा था कि मैं आज राजीव गांधी की वजह से जिंदा हूं। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं अच्छे रिश्तों की, मानवीय रिश्तों की। रिश्ते तो ऐसे हो, पक्ष विपक्ष में सत्ता तो आती जाती रहती है, लेकिन ये दुश्मनी, एक दूसरे को मिटाने की, बुलडोज करने की, खत्म करने की, हर तरह से, ये इन दुश्मनियों को क्या कहेंगे? ऐसी बहुत सारी कहानियां और बहुत सारे रिश्ते हमने देखे। और इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी अगर कहते हैं कि वहां पक्ष विपक्ष साथ है, तो उन्हें अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। कल क्या हुआ, जयशंकर ने भी तारीफ की और कहा कि ऐसा 45 साल का मेरा जो करियर है, चूंकि डिप्लोमेट रहे, 45 साल जो मैंने देखा है, 40 या 45 साल का जिक्र किया, ऐसा मैंने नहीं देखा प्रधानमंत्री, या ऐसा देश भर में, दुनिया भर में जो नाम है या स्वागत है, और कैसे हमें इंतजाम करना पड़ता है प्रधानमंत्री के आने पर, कैसे विश्वगुरु प्रधानमंत्री को दुनिया के लोग मानने लगे। और जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने जो बॉस कह दिया है, तो ऐसा लगा जैसे बॉस कह दिया तो बहुत बड़ी उपाधि मिल गई। ये तक कहा गया कि जैसा स्वागत दुनिया भर में या जो डंका मोदी जी के राज में बज रहा है, वैसा कभी नहीं। भाई कभी गूगल सर्च करिए
और नेहरू की सभाएं जो विदेशों में हुई है, उस दौर की सभाओं को भी देखिए। हालांकि वो दौर अलग था, देश की ऐसे 135-40 करोड़ आबादी भी नहीं थी, दुनिया की भी आबादी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं था, सिस्टम नहीं था, ये प्रचार तंत्र नहीं था, ये इवेंट मैनेजमेंट नहीं था, लेकिन जो भी था स्वतः स्फूर्त था। लोग कहां कैसे जुटते थे। तो सिर्फ मोदी जी ये कह देने भर से कि ऑस्ट्रेलिया में पक्ष और विपक्ष सारे लोग, पूर्व प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री एक साथ एक कार्यक्रम में आते हैं, मिलजुल कर किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, तो इसके लिए जरूरी है देश में पहले सोचिए कि ऐसा माहौल कैसे बनेगा। आलोचना बर्दाश्त करने की क्षमता विकसित करिए जो आप में नहीं है। सिर्फ विपक्ष के लिए नहीं, कोई भी पत्रकार हो, कोई भी हो, मैंने पहले भी कहा, थोड़ी भी आलोचना न मोदी बर्दाश्त कर सकते हैं, न उनके पक्के वाले समर्थक बर्दाश्त कर सकते हैं। और यही मोदी जी ने देश को 9 सालों में दिया है। मोदी मतलब देश, मोदी की आलोचना मतलब देश की आलोचना, मोदी ही विश्वगुरु हैं, मोदी ही सब कुछ है, और इसलिए ऐसी स्थिति है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। आज शायद 25 तारीख है मेरे ख्याल से, 25 है 26 है, 25 है, आज 25 तारीख है। 28 तारीख को नई संसद का उद्घाटन होना है। होगा वैसे ही जैसे मोदी चाहेंगे, विपक्ष नहीं होगा, विपक्ष के नेता नहीं होंगे, कोई नहीं होगा, बीजेपी और बीजेपी के नेता, सांसद, मंत्री होंगे, और नई संसद का उद्घाटन होगा जिस संसद में बैठना तो विपक्ष को भी है, क्योंकि बिना विपक्ष की आवाज के सत्ता पक्ष बेलगाम भी होता है, और लोकतंत्र की परिभाषा पूरी ही नहीं होती है अगर उसमें विपक्ष नहीं है। लेकिन विपक्ष के प्रति मोदी का नजरिया समझने के लिए दिमाग के 100वें हिस्से का भी इस्तेमाल करेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो फिलहाल मैं रामगढ़ में हूँ, और चूंकि धूप बहुत ज़्यादा थी, हालांकि अब कम हो गई, बादल आ गए, इसलिए मुझे ये चश्मा पहनना पड़ा, और 1-2 दिन शायद यहाँ रहूँगा। जो कुछ यहाँ देख रहा हूँ, कुछ ब्लॉग भी बना रहा हूँ, आपको मौका लगे तो ब्लॉग भी देखें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।